आरसीबी फैंस हर सीजन बहुत उम्मीद लेके आते हैं कि यार इस सीजन हमारी टीम अच्छा करेगी, इस सीजन हम डोमिनेट करेंगे, इस सीजन ट्रॉफी जीतेंगे। लेकिन आरसीबी की कहानी वही की वही है। नया सीजन, नई टीम, बट सेम रिजल्ट। इस सीजन भी अभी तक आरसीबी के 5 मैचेस हो चुके हैं और मात्र 1 मैच जीत मिली है। क्या रॉन्ग हो रहा है आरसीबी के साथ? क्या चेंजेस करने की उन्हें जरूरत है? आगे जाते हुए डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, सो एंड तक जरूर बने रहिएगा गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, दे इन्वेस्ट ऑल देयर मनी ऑन बैटर्स। ऑक्शन से पहले ही आरसीबी ने कैमरॉन ग्रीन की बहुत बड़ी ट्रेड की और जब ऑक्शन कंप्लीट हुआ तो सभी को यह पता था कि आपने हैवी बैटिंग साइड बनाई है, आपने गेंदबाजी पर उतना ध्यान नहीं दिया, आपने अपना मोस्ट ऑफ दी जो पैसा है वो बल्लेबाजों पे इन्वेस्ट किया, ये सोच के कि हमारे बल्लेबाज हर मैच में हमें 200 या 230 प्लस बना के देंगे। लेकिन हकीकत यह है कि आपकी बल्लेबाजी अभी तक 190 भी क्रॉस नहीं कर पाई है। बट इस पर ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सभी को पता है कि गेंदबाजी आरसीबी की ताकत नहीं है, बल्लेबाजी उनकी ताकत है। एंड इन्होंने अपना मोस्ट ऑफ दी जो पैसा है वो बल्लेबाजों पे इन्वेस्ट किया है। नंबर 2, देयर बैटर्स डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। विराट कोहली के अलावा अभी तक किसी भी बल्लेबाज ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। विराट कोहली ने 40% रन बनाए हैं आरसीबी के इस सीजन। एंड एक आंकड़ा मैं आपको दिखाता हूं कि इस सीजन आरसीबी के टॉप 5 हाईएस्ट रन गेटर कौन है। तो नंबर 1 पे है विराट कोहली जिन्होंने 316 रन बनाए हैं। नंबर 2 पे है फैफ डू प्लेसिस जिन्होंने 109 रन बनाए हैं। एंड आप क्लियरली देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड में कितना बड़ा डिफरेंस है। जब पहले और दूसरे में ही इतना बड़ा डिफरेंस है तो आई डोंट थिंक कि इससे नीचे हमें बात करने की आवश्यकता है। ये आंकड़ा, ये स्टैट्स क्लियर बताता है कि आपकी बल्लेबाजी अभी तक अप टू द मार्क नहीं रही है, आपके बल्लेबाजों ने अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई है विराट कोहली के अलावा। नंबर 3, देयर स्ट्रेटजी। आरसीबी की टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी अभी तक बहुत पुअर रही है। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देखता हूं। नंबर 1, वैशक विजय कुमार जिन्होंने केकेआर के सामने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। जब आपके सभी गेंदबाजों को मार पड़ रही थी, सबको रिमांड पे लिया गया था, वहां विजय कुमार वैशक ने कमाल की गेंदबाजी की थी। 4 ओवर में 23 रन दिए थे और 1 विकेट लिया था। एंड उस पिच पर वैसी ही गेंदबाजी की थी जैसी जरूरत थी। लेकिन आरसीबी ने क्या किया, जस्ट अगले ही मैच में उनको ड्रॉप कर दिया लखनऊ के सामने, बल्कि उस मैच में आप पहले गेंदबाजी कर रहे थे। एंड यदि कोई और टीम होती तो ऐसा नहीं करती। आपके पिछले मैच का बेस्ट बॉलर उसी ग्राउंड पर आपका मैच हो रहा है और आप उसे ड्रॉप कर दें, लेकिन आरसीबी ने किया। तो आरसीबी बीइंग आरसीबी। दूसरा एग्जांपल महिपाल लूमरूर का। लूमरूर ऑलरेडी आरसीबी के लिए 2 इंपॉर्टेंट कैमियोस खेल चुके हैं एज अ इंपैक्ट प्लेयर आके, लेकिन आरसीबी इन्हें अपनी प्लेइंग 11 में इंक्लूड करने के लिए तैयार नहीं है। लूमरूर ने लखनऊ के सामने 33 रन बनाए थे मात्र 13 गेंदों में, लेकिन आरसीबी ने क्या किया, जस्ट अगले मैच में उनको ड्रॉप कर दिया राजस्थान के सामने। बल्कि राजस्थान के सामने आरसीबी पहले बल्लेबाजी कर रही थी। एंड यदि कोई और टीम होती तो वो ऐसा नहीं करती। पिछले मैच में आपका हाईएस्ट स्ट्राइक रेट वाला बल्लेबाज अगले मैच में आपके लिए बाहर बैठा है। क्यों? अभी इसका आंसर किसी के पास नहीं है कि आरसीबी ने ऐसा क्यों किया। पिछले मैच में जिस बल्लेबाज ने आपके लिए सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ रन्स बनाए, अगले मैच में आपने उसे ही ड्रॉप कर दिया। तीसरा एग्जांपल, केकेआर के सामने आरसीबी ने क्या किया, इन्होंने रजत पाटीदार और कैमरॉन ग्रीन को भेज दिया दिनेश कार्तिक से पहले। बल्कि दिनेश कार्तिक के लिए वो सिचुएशन आइडियल थी। यदि वो वहां आते तो अच्छे खासे रन बना सकते थे और उस मैच का रिजल्ट हो सकता है कि आरसीबी के पक्ष में ना होता। यदि रिजल्ट पक्ष में ना होता लेकिन फिर भी वो मैच एटलीस्ट 19वें ओवर तक तो जा सकता था या 20वें ओवर तक जा सकता था। लेकिन आरसीबी ने फिर वहां अपनी स्ट्रेटजी गलत यूज की एंड डीके से पहले रजत और ग्रीन को भेज दिया। इसके बाद अगला एग्जांपल इनके लास्ट मैच का ही राजस्थान के सामने, जहां इनको दिनेश कार्तिक को भेजना था लेकिन इन्होंने उनसे पहले सौरभ चौहान और कैमरॉन ग्रीन को भेज दिया। बल्कि आप देखें तो वो सिचुएशन, वो सिनेरियो दिनेश कार्तिक के लिए आइडियल था। वो वहां आके अच्छे खासे रन बना सकते थे। एंड मुझे नहीं लगता कि कोई और टीम ऐसा करती। आपका बेस्ट फिनिशर जो रेड हॉट फॉर्म में है उसे आप डगआउट में बैठा के रन्स नहीं बनवाएंगे, उसको आप खिलाएंगे तभी वो आपके लिए रन्स बनाएगा। लेकिन आरसीबी पता नहीं क्या सोचती है, अपने बेस्ट फिनिशर को जो रेड हॉट फॉर्म में है उसे ये डगआउट में रखते हैं। सो आरसीबी दैट इज सुप्रीम आरसीबी और इनकी स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स अभी तक बहुत ही पुअर रही हैं। नंबर 4, नो इंटेंट इन बैटिंग। अभी तक आरसीबी की बल्लेबाजी में इंटेंट नहीं दिखा है। जब भी ये पहले बल्लेबाजी करते हैं एक भी बार 190 के पार नहीं जा पाए हैं। एंड जब पहले बल्लेबाजी करते हैं तो स्टेटमेंट
स्टेटमेंट आते हैं कि पिच टू पेस्ड है, गेंद थोड़ा फंस रही है। जब इतना सब हो रहा है, पिच स्लो है, टू पेस्ड है, तो आप 180 185 बना रहे हैं, लेकिन यदि आप वहां थोड़ा और इंटेंट दिखाते तो उस स्कोर को आप 200 भी ले जा सकते थे। हाँ, मैं ये मानता हूं कि पिच टू पेस्ड हो सकती है, कंडीशन थोड़ी ट्रिकी हो सकती है, लेकिन जब आप 185 तक पहुंच रहे हैं तो आप 200 तक भी पहुंच सकते हैं यदि आप थोड़ा अपना इंटेंट बेहतर करें, थोड़े अग्रेसिव खेलें। तो अभी तक आरसीबी की बल्लेबाजी में इंटेंट मिसिंग है। नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे आर बॉलिंग। आरसीबी की गेंदबाजी वैसे भी इस सीजन उनकी ताकत नहीं है, तो उनको मैं ज्यादा दोष नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन अभी तक आरसीबी की गेंदबाजी ने भी इतना कुछ अच्छा खास नहीं किया है। इनकी गेंदबाजी हम देखें तो एवरेज ही रही है। एंड सबका कंक्लूजन यदि आप मुझसे पूछे तो कंक्लूजन ये है गाइस कि सबसे बड़े कल्प्रिट है मैनेजमेंट, जिन्होंने सिर्फ बल्लेबाजी पे इन्वेस्ट किया, दूसरे डिपार्टमेंट की ओर ध्यान ही नहीं दिया, ना स्पिन गेंदबाजी ना तेज गेंदबाजी। उसके बाद इनके बल्लेबाज जो इनकी ताकत है लेकिन अभी तक स्टेप अप नहीं किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। उसके बाद इनकी पुअर टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी, एंड देन लास्ट में आते हैं गेंदबाज। अब गेंदबाजों को मैं ज्यादा दोष इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि वो आपकी ताकत नहीं है, तो उन पर ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। एंड चेंजेस की बात करें कि आगे जाती होगी ये अपनी प्लेइंग 11 में क्या बदलाव कर सकते हैं, तो प्लेइंग 11 आप देख सकते हैं आपके सामने है। इसमें बिल जैक्स को आप लेके आइए, उनसे ओपन कराइए। आप विराट या फैफ इन दोनों में से किसी को भी आप इनके साथ ओपन करा सकते हैं। यदि विराट को नंबर 3 पे खिला रहे हैं तो जैक्स और फैफ को क्लियर इंस्ट्रक्शन दीजिए कि आप ऑल आउट जाइए, क्योंकि यदि जल्दी आउट होते हैं तो विराट संभाल लेंगे। बट मैं प्रेफर करूंगा विराट के साथ जैक्स को एज एन ओपनर, क्योंकि विराट का आप देखें तो स्पिन के सामने 1-2 इशू हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वो स्ट्रेट पे आके स्पिन को फेस करें, इसलिए मैं जैक्स के साथ विराट से ओपन कराऊंगा। एंड नंबर 3 पे रखूंगा फैफ को। 4 पर रजत पाटीदार, एंड पाटीदार भी अभी तक फॉर्म में नहीं है, बट पाटीदार को भी इन्होंने अभी तक देखें तो हम एक क्लियर पोजीशन या क्लियर रोल नहीं दिया है। कभी 3 खेलते हैं, कभी 4, कभी 5, तो ऐसे नहीं चलेगा। आप उनको एक क्लियर पोजीशन दीजिए, क्लियर रोल दीजिए। हाँ, यदि उसके बाद भी वो क्लिक नहीं करते हैं, रन्स नहीं बनाते हैं, तो फिर आप उनकी जगह सौरभ चौहान को मौका दे सकते हैं, जिनका डेब्यू आपने आरआर के सामने कराया है। उसके बाद 5 पर मैक्सवेल, 6 पर लुंगरोर को लेके आइए, जिन्होंने इस सीजन अभी तक आपके लिए सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की है। 7 पर दिनेश कार्तिक एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज। 8 पर करण शर्मा या फिर मनोज भांगड़े। अब इन दोनों में से कोई एक क्यों, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। 9 पर सिराज, 10 पर टोपली, 11 पर यश दयाल। और नंबर 8 पर देखिए, यदि आरसीबी को डेस्परेटली एक स्पिनर चाहिए है तो करण शर्मा के साथ आप जा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यदि आप मनोज भांगड़े के साथ जाते हैं तो थोड़ी बेहतर चॉइस होगी। वो इसलिए क्योंकि यदि मनोज खेलते हैं तो नंबर 8 तक आपके पास बल्लेबाजी हो जाएगी, आप ऑल आउट बल्लेबाजी में जा सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। और इस प्लेइंग 11 में आपके पास 8 गेंदबाजी के ऑप्शंस भी रहेंगे। 3 आपके प्रीमियम पेसर, सिराज, टोपली, यश दयाल, उसके बाद जैक्स, मैक्सवेल, लुंगरोर, मनोज भांगड़े, तो टोटल 8 आपके पास गेंदबाजी ऑप्शन हो जाएंगे और नंबर 8 तक बल्लेबाजी हो जाएगी। हाँ, लेकिन यदि आप एक प्रीमियम स्पिनर चाहते हैं, डेस्परेटली आपको स्पिनर चाहिए, रिस्ट स्पिनर, तो आप करण शर्मा की ओर जा सकते हैं। बट मेरे हिसाब से मनोज भांगड़े खेलते हैं तो आपको ज्यादा लिबर्टी मिलेगी, और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आप यूज कर सकते हैं वैसक विजय कुमार को या फिर करण शर्मा को। यदि कंडीशन ज्यादा स्पिन फ्रेंडली होती है तो आप करण शर्मा के साथ जा सकते हैं, नहीं तो फिर वैसक विजय कुमार के साथ। तो इस प्लेइंग 11 में आपको नंबर 8 तक बल्लेबाजी मिल जाएगी, 8 गेंदबाजी ऑप्शन, और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आप विशक या फिर करण शर्मा जिसको भी लेके आते हैं, आपके पास 9 गेंदबाजी के विकल्प हो जाएंगे। तो 20 ओवर्स 9 गेंदबाज, आई थिंक एज अ कैप्टन आपके पास बहुत लिबर्टी रहेगी, और आपकी जो कमजोर गेंदबाजी है उस पर उतना ज्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। यदि किसी 1 या 2 गेंदबाज के दिन ऑफ रहते हैं और किसी और के अच्छे होते हैं तो आप उनसे ओवर्स निकलवा सकते हैं। तो एज अ कैप्टन जब आपके पास 8-9 बॉलिंग ऑप्शन होंगे तो आपके पास अच्छी खासी लिबर्टी रहेगी। सो ये रहा गाइस आरसीबी टीम के ऊपर पूरा मेरा एनालिसिस, पूरा डाटा, जो भी जितना मेरे पास डेटा था, जो एनालिसिस मेरा था, वो सब मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। अब आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आगे जाते हुए आरसीबी की प्लेइंग 11 में आप क्या चेंजेस देखते हैं, या आपके हिसाब से आरसीबी को आगे जाते हुए अपनी प्लेइंग 11 में क्या बदलाव करने चाहिए। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा गाइस। बाकी आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।